गुड मॉर्निंग बॉयज। अपना टॉपिक चल रहा था महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति या महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिनों का स्थायित्व, दो तरह की विचारधारा है इसमें। एक है रूढ़िवादी विचारधारा, ऑर्थोडॉक्स व्यूज, और सेकंड है विस्थापन की विचारधारा, ड्रिफ्ट व्यू। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा है, इसमें रचना, संकुचन एवं अन्य कारणों से हुई। चैम्बरलिन, मोल्टन, जेफ्रे, जेन्स, डाना, लेफवर्थ और केल्विन, इनमें इस रूढ़िवादी विचारधारा पर अपने मत प्रकट किए हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और जो विस्थापन की विचारधारा है, ड्रिफ्ट व्यूज है, उसमें अल्फ्रेड वेगनर, ग्रिफ्थ टेलर, होम्स, जॉली एवं डेली, इन्होंने कहा कि महाद्वीप और महासागरों का विस्थापन हुआ है। और पहली वाली विचारधारा मानते हैं कि संकुचन हुआ है। तो इसके जो हमारे पास साक्ष्य हैं, महाद्वीपों के स्थायित्व के जो साक्ष्य हैं, वो हमारे पास विद्वानों ने दिए हैं। जैसे डाना जी के अनुसार कि महाद्वीपों के किनारे पर पाए जाने वाले अवसाद सागरीय निक्षेपों से भिन्न हैं। उन्होंने माना है कि महासागरों का स्थायित्व रहा है, तो वो इस बात से वो ये साक्ष्य हैं कि महाद्वीपों के किनारे पर जो अवसाद है वो सागरीय निक्षेप से भिन्न है। सागरीय निक्षेप और जो इसका जो महाद्वीपों के हैं, उन दोनों में अलग अलग भिन्नता है। सेकंड है ध्वनि विधि। सागर तल से स्थल द्वीपों का उभरना कल्पना से दूर है। कि सागर तल से स्थलों का ऊपर की ओर उभरना ये कल्पना से बहुत दूर है। थर्ड इनमें है कि दोनों की अवसादी शैलों में भी भिन्नता है। जो इनकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो महासागरों की सेडिमेंट्री रॉक्स है वो अलग है और महाद्वीपों के अलग है, तो दोनों में भिन्नता है। हल्के स्याल से निर्मित महाद्वीप न तो सघन सीमा पर तैर सकते हैं और न ही डूब सकते। कि जो महाद्वीप हैं हल्के स्याल से बने हुए हैं और वो दो तीन तरह की परतें होती हैं, स्याल, सीमा और निफे। तो उन्होंने ये कहा कि स्याल जो है वो सीमा पर न तो तैर सकती है और न सघन है और न ही डूब सकते। पांचवा जो साक्ष्य है कि कुछ समय के लिए महाद्वीप जलमग्न हो सकते हैं, कुछ समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः वो डूब नहीं सकते। छठे जो साक्ष्य था, उन्होंने कहा कि जीवाश्मों के आधार पर दूरस्थ महाद्वीपों पर जीवों की समान रूप से उपस्थिति प्राचीन काल के स्थल सेतु की कल्पना द्वारा सिद्ध हो सकती है। कि जीवाश्मों के आधार पर, जीवाश्मों को उन्होंने साक्ष्य लिया, उनके आधार पर जो दूर महाद्वीप है स्थित हैं, उन पर जीवों की समान रूप से उपस्थिति प्राचीन काल के स्थल सेतु की कल्पना द्वारा सिद्ध हो सकती है। महाद्वीपों के विस्थापन के साक्ष्य, ये तो था कि जो डाना ने दिए वो था कि महाद्वीपों के स्थायित्व के साक्ष्य, और अब यह है कि महाद्वीपों के विस्थापन के साक्ष्य, कि हमारे पास ऐसे एविडेंस है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। जैसे पहला साक्ष्य उन्होंने माना है महाद्वीपों के विस्थापन का कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, अटलांटिक महासागर है जिसके दोनों तट हैं, जो इसका जो लेफ्ट साइड का है जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका, तो इन दोनों चारों महाद्वीपों के बीच में ऐसा आकृति में अटलांटिक महासागर की अवस्थित है। तो उन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भूवैज्ञानिक एवं भौगोलिक समानताएं पाई जाती हैं। कि दोनों जो तट हैं इसके, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के जो दो तट हैं आमने सामने, उन दोनों में क्या भूवैज्ञानिक और भौगोलिक समानताएं पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2 है ग्लोसोप्टोरिस वनस्पति, ये दोनों तटों पर पाई जाती है। अटलांटिक महासागर के दोनों साइडों की तट पर उन पे ये वनस्पति पाई जाती है। और जो थर्ड है, उन्होंने ये साक्ष्य लिया है कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। जबकि महाद्वीप के स्थायित्व के जो साक्ष्य थे, उन्होंने कहा कि सियाल है सीमा पर तैर नहीं सकता।
और नहीं डूब सकता। लेकिन इन्होंने जो महाद्वीपों के विस्थापन के साक्ष्य दिए उसमें कहा कि सियाल सीमा पर वास्तव में तैर रहा है, अर्थात हल्के पदार्थ डूबते नहीं हैं, विस्थापित होते हैं। हिमशिला टूटने पर अवतलन नहीं बल्कि विस्थापित होती है। ये जायज़ बात है कि जैसे हम किसी बर्फ़ के बड़े सिल्ली को या उसके टुकड़े को या बड़े उसके आकार को जब टूटती तो वो अवतलन नहीं होती, डूबती नहीं, बल्कि वो विस्थापित होते हैं, टूट करके दूर चली जाती है। तो ये थर्ड साक्ष्य लिया हमने। चौथा है चुंबकीय ध्रुव पहले हवाई द्वीप पर था। जो मैग्नेटिक जो पोल था वो पहले हवाई द्वीप पर था और अब वो विस्थापित होकर या विस्थापित होने के उपरांत ये कमचटका और साइबेरिया में चला गया। पांचवा जो साक्ष्य है कि भारत एवं ब्रिटेन विस्थापित हुए हैं, कि भारत और ब्रिटेन का विस्थापन हुआ है। तो ये इनके महाद्वीपों के स्थायित्व और विस्थापन के साक्ष्य हैं। अब आता है कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसमें हम इसको मूल रूप से 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। पहला है आरंभिक मत, सेकंड संकुचन का सिद्धांत कि महाद्वीपों का संकुचन होने से इनकी उत्पत्ति हुई है। थर्ड है महाद्वीप विस्थापन आधारित सिद्धांत, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो पहला तो इसमें आ गया आरंभिक मत थे, प्रारंभ में विद्वान ने अपने मत प्रस्तुत किए थे। दूसरा था कि महाद्वीपों का जो उत्पत्ति, महासागरों और महाद्वीपों की जो उत्पत्ति हुई वो संकुचन के कारण हुई है। और थर्ड में माना कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन के अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। जो आरंभिक मत हो गया, सेकंड हो गया संकुचन का सिद्धांत। संकुचन के सिद्धांत में लोथिन ग्रीन का एक चतुष्फलकीय सिद्धांत है। 4 फलक होते हैं उसमें कि चारों तरफ से दबाव होता है, तो उसमें संकुचन होता है। ये तो है लोथिन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत। सेकंड है लेफवर्थ लव का समवलनों पर आधारित सिद्धांत, मोड़ पड़ने पर। थर्ड है जीन्स व सोलास का चंद्रमा की उत्पत्ति पर आधारित सिद्धांत कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी के आधार पर महाद्वीपों की उत्पत्ति भी हुई है। जीन्स और सोलास ने दिया अपना। दिल्ली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत और ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत। ये इन्होंने 5 विद्वान ने पृथ्वी के संकुचन का ये संबंधित 5 सिद्धांत हैं और उन्होंने संकुचन के आधार पर ही महाद्वीपों और महासागरों को उत्पत्ति बताई है। थर्ड है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और उस विस्थापन पर आधारित जो सिद्धांत है, एक तो है कि अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई है या महासागरों की उत्पत्ति हुई है, वो इनका टुकड़े टूट करके और साइडों में खिसकने से उन्होंने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति मानी। तो इन्होंने क्या महाद्वीपों का विस्थापन पर आधारित सिद्धांत है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत, होम्स का तरंग संवहन सिद्धांत, और जो चौथा लिया कि इसने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की 3 तरह की इसमें प्लेट्स होती है पृथ्वी के नीचे, उसमें कभी एक दूसरे के अगल बगल में खिसकने से, आपसी टकराव होने से और या अप और डाउन होने से हुआ। तो आरंभिक जो मत है उसमें केल्विन ने कहा कि पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, उष्ण थी, गैस में थी और तरल अवस्था में थी। 3 तरह की बताया कि गर्म थी, गैसीय अवस्था में थी और तरल अवस्था में, 3 अवस्थाएं बताई हैं। गैसीय अवस्था में होने पर आद्य पदार्थ कुछ स्थानों पर एकत्रित होकर घनीभूत होने पर महाद्वीप बने। कि गैसीय अवस्था में जो आद्य पदार्थ थे कुछ स्थानों पर इकट्ठे हो गए, एकत्रित होकर के, और उनमें जो सघनता हुई अर्थात घनीभूत होने पर महाद्वीप बने। उन्होंने ये विचार दिए हैं। जहाँ कम पदार्थ एकत्रित होकर घनीभूत हुआ वो महासागरीय गर्त बने। तो जहाँ सबसे ज़्यादा जो आद्य पदार्थ वो घनीभूत हुए वो तो महाद्वीप बन गए, और जहाँ आद्य पदार्थ कम एकत्रित हुए उनसे महासागर गर्त बने। यह आरंभिक मत है, केल्विन ने दिया था। दूसरा संकुचन पर आधारित सिद्धांत जिसमें लोथिन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत
लोथिनग्रेन ने 1875 में ज्यामिति पर आधारित अपना ये चतुष्फलक सिद्धांत दिया था। जैसे कि ब्लूमोंट के पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन सिद्धांत का संशोधित रूप है ये। जो ब्लूमोंट थे उसका जो पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन सिद्धांत था उसका एक संशोधित रूप है। लोथिनग्रेन का सिद्धांत फेरबर्न की खोज पर आधारित है कि जैसे एक पाइप को चारों ओर से समान भार से दबाया जाए तो उसकी आकृति त्रिभुजाकार हो जाएगी। यदि पृथ्वी पर चारों ओर से समान दबाव डाला जाए तो उसकी आकृति चतुष्फलकीय हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि किसी पाइप के चारों ओर से अगर उस पर दबाव डाला जाए तो उसकी आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है, और पृथ्वी के पर चारों ओर से समान दबाव डाला जाए तो उसकी आकृति चतुष्फलक चार फलक जैसी बन जाती है। चतुष्फलक क्या है? चतुष्फलक वह आकृति है जो चार समत्रिबाहु त्रिभुजों से निर्मित होती है। चार समत्रिबाहु त्रिभुजों से निर्मित होती है, और इसका जो इस चतुष्फलक का जो आयतन है वो धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा न्यूनतम होता है। तो यह है चतुष्फलक की परिभाषा। और चतुष्फलक के विपरीत गोला वह आकृति है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिकतम होता है। कि गोला वह आकृति है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिकतम होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये गोले के रूप में थी, गर्म थी, और धीरे धीरे ये ठंडी हुई। सबसे पहले इसका भूपटल ठोस हुआ और आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा और संकुचित हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक संकुचन होने के कारण उसका आयतन घट गया, और ऊपरी भाग पहले से ही ठोस हो चुका था, तो उसमें आंतरिक भाग में संकुचन हुआ। पृथ्वी की ऊपरी परत एवं भीतरी भाग में अंतर आ गया। तो ये कि पहले ऊपरी भाग तो पहले से ठोस था, और जो आंतरिक भाग था उसमें ऊपरी भाग के अलावा ज़्यादा संकुचन हुआ। तो ये पृथ्वी की ऊपरी परत और भीतरी भाग में जो अंतर आ गया, तब गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार भूपटल को आंतरिक भाग पर बैठना पड़ा। तो पृथ्वी की ऊपरी परत व भीतरी भाग में अंतर आ गया तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार भूपटल को आंतरिक भाग पर बैठना पड़ा। इस प्रक्रिया में पृथ्वी चतुष्फलकीय होने लगी, और इस चतुष्फलकीय पृथ्वी के उभरे हुए कोनों पर महाद्वीप और चपटे भागों पर महासागर बने। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। ये लोथिनग्रेन की चतुष्फलकीय परिकल्पना है, उन्होंने ये अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब लेते हैं इसमें विस्थापन सिद्धांत में, जिसमें मेन है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वैगनर महोदय जर्मन विद्वान हैं, और ये प्रख्यात जलवायुवेत्ता तथा भौतिकीविद हैं माने थे। 1912 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1912 में अपना इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रस्तुत किया, और 1915 से लेकर के और 25 तक विवेचन किया गया इस पे। उस समय जो प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, और 1924 में जर्मन भाषा से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का 1924 में जर्मन भाषा से अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। इस सिद्धांत में मुख्य जो उद्देश्य थे कि एक तो क्या कि जलवायु परिवर्तन की व्याख्या की गई इसमें। जैसे कि एंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले की उपस्थिति भूतकाल में उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण सघन वनस्पति का सूचक है। जैसे प्रायद्वीप भारत में गोलाश्म की उपस्थिति, अतीत में भारत में हिमावरण, ग्लोसोप्टोरिस वनस्पति की का दक्षिणी महाद्वीप में पाया जाना। तो ये इन्होंने जर्मन विद्वान वैगनर ने